हेलो। सो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। हमारे साउंड चैप्टर की सेकंड वीडियो में सभी का स्वागत है। हमने जो हमारा लास्ट वीडियो कवर किया था उसमें हमने साउंड का बेसिक्स किया था। हमने सेंसर्स की बात की थी कि जैसे मशीन के पास सेंसर्स होते हैं वैसे ह्यूमन बॉडी के पास भी अपने सेंसर्स होते हैं, और उनमें से एक सेंसर जो है ईयर, और वो सेंस करता है साउंड को। हम इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि साउंड क्या है, एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर ईयर्स, और ये सबके लिए अलग हो सकता है। किसी पर्सन के लिए कोई वेव साउंड हो सकती है तो दूसरे के लिए वो नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन हिज सेंसिटिविटी। बट ऑन एवरेज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रेंज होती है सेंसिटिविटी की, नॉर्मल एक एवरेज ह्यूमन के लिए। और ये हर्ट्ज है, हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोज में। उसके बाद हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात की थी कि हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोशन के ड्यूरिंग भी साउंड प्रोड्यूस होता है, कोलिजन के ड्यूरिंग भी, वाइब्रेशन से भी, कंप्रेशन से भी, स्ट्रेचिंग से भी। और इन सब में हमने जो देखा था कि कॉमन क्या है, इन कॉमन होता है वाइब्रेशंस। हर किसी भी टाइप की फिनोमिना या इवेंट जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे अंडरलाइंग जो बेसिक फिनोमिना है वो वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हमने ट्यूनिंग फोक का एग्जांपल लिया था कि कैसे जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होता है तो वो एयर पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है, जिससे एयर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। ओके। और हमने आपको इसकी एक सिंपल सी सिमुलेशन भी रन करके दिखाई थी कि कैसे पार्टिकल्स बिहेव करते हैं। अब इस लेक्चर के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक और बेटर सिमुलेशन तैयार की है, जिससे आपको और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। तो होपफुली अब हम आपको वो सिमुलेशन शो करते हैं, और होपफुली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको आपकी स्क्रीन पे एक सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। इस सिस्टम में हमने क्या किया है, ये जो आप स्मॉल स्मॉल यहाँ पे बॉल्स देख पा रहे हैं, आप अज्यूम कीजिए ये कि ये सभी क्या है, एटम्स है। लेट मी एनोटेट इट। जो आप ये स्क्रीन पे ये सभी देख पा रहे हैं, ये सभी क्या है, इनको सपोज कीजिए आप क्या है, ये एटम्स है। किसके? एयर के। और यहाँ पे जो ये है, ये सोर्स ऑफ साउंड है। जैसे वहां पे हमारे पास था ट्यूनिंग फोर्क था, ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा, और ये एयर के एटम्स हैं, ये उसको प्रोपेगेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। राइट। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम इसको आपको एक बार कंप्लीटली रन करके दिखाएंगे। अब जब ये सिस्टम नॉर्मल वे में रन होता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद हम आपको इसको फ्रेम बाय फ्रेम रन करके दिखाएंगे कि कैसे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक था कंसेप्ट कंप्रेशन का और एक था रेयरफैक्शन का, कि कैसे ये दोनों चीजें बनती हैं। कंप्रेशन कहां पे बनता था? जहां पे एटम्स पास में आ जाते थे, यहाँ पे एटम क्लोज होते थे। और रेयरफैक्शन बनता था जहां पे एटम्स अपार्ट होते हैं। और आप ये बोल सकते हो कि जैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस कम हो गया वहां पे कंप्रेशन बनेगा, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया वहां पे रेयरफैक्शन बनेगा। तो अभी हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं कि कैसे ये वेरी करता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए सिस्टम कैसे एक्चुअली रन होता है। और ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस चला जाएगा। जब स्टार्टिंग में हमने ये देखिए, अब ये सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस चला गया, बिकॉज जो हमारा मॉडल है वो इतना अच्छा नहीं है, मीन्स 100% एक्यूरेट नहीं है। हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मॉडल को डेवलप किया है आपके सामने। तो हम इसको रीसेट करते हैं।
और अब हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें देखना है कि किस किस का डिस्टेंस स्टार्ट वेरी करता है, कैसे कैसे डिस्टेंस वेरी करता है। तो हम पहला फ्रेम रन करते हैं। ये देखिए पहले फ्रेम में क्या होता है, हम इसको बैक करते हैं। पहले क्या है, जो ये वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, यहाँ से इसको डिस्टर्बेंस मिलेगा, साउंड मिलेगा, तो ये वाली लाइन एटम्स की इस डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। ऐसे जो ये वाली लाइन है, ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। फिर उससे यह है लाइन नंबर 1, पहली से फिर दूसरी को मोशन मिलेगा, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को, ऐसे मोशन मिलेगा। ओके, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। तो अभी हम फ्रेम नंबर 1 को रन करते हैं। अब देखिए जो ये वाली लाइन है, पहले एटम्स की लाइन है, ये इसके पास जाएगी और फिर ये आगे पुश होगी। ये देखिए ये इसके पास जाके आती है और ये वाली लाइन आगे पुश होती है, और जो यहाँ पे ये सेकंड थी, थर्ड वाली फोर्थ के पास जाती है। तो जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे एटम्स क्या आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, तो ये क्या बन गया, कंप्रेशन। और देखिए ये वाला रीजन है, यहाँ पे एटम एक दूसरे से दूर चले गए, तो ये बन गया रेयरफैक्शन। अब देखिए अगले फ्रेम में जाते हैं। अब देखिए अगले फ्रेम में यहाँ पे क्या था, अब पहले यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा था। ये देखिए अगर मैं इसको बैक करूं, पहले पे डिस्टेंस ये 2 फ्रेम का डिस्टेंस है, मींस अभी ये अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूं, यहां से लेके यहां तक है, तो ये डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए दोनों बिल्कुल पास में है, सेंटर टू सेंटर है। अब अगर मैं इसको एक फ्रेम आगे लेके जाता हूं, तो देखिए डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से, लेट मी एनोटेट इट, ये देखिए ये डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है। मींस यहाँ पे पहले क्या बना था, रेयरफैक्शन बना था, अब वो किसकी तरफ जा रहा है, कंप्रेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे पहले कंप्रेशन बना था, अब वो किसकी तरफ जा रहा है, रेयरफैक्शन की तरफ जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अब कंप्रेशन बन रहा है और साउंड ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको एक फ्रेम और रन करता हूं, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या बना था, रेयरफैक्शन बना था, फिर डिस्टेंस कम हुआ, अब बिल्कुल कम हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, कंप्रेशन बन गया। और देखिए अब यहाँ पे रेयरफैक्शन बन गया, जहाँ पे स्टार्टिंग में, और ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ था, फिर डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब मैं आगे फर्दर रन करता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे डिस्टेंस और इंक्रीज हो रहा है, फिर से कम हो गया, तो जो ये डिस्टेंस है एटम्स के बीच का, ये डिस्टेंस वेरी करता है, कभी ये घटता है, कभी ये बढ़ता है। अगर आपको मैं इसको ग्राफ के वे में दिखाऊं, लेट मी रीसेट इट अगेन। ये हम यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, कोई एटम है, सपोज ये वाला एटम है, हम इसकी पोजीशन को प्लॉट कर रहे हैं। ये पोजीशन कैसे वेरी करती है, पॉजिटिव नेगेटिव में, जब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये एटम है, ये एक बार इधर जा रहा है, मीन्स राइट की तरफ जा रहा है, फिर ये यहाँ से वापस आता है और ये फिर लेफ्ट की तरफ जाता है। तो जब ये राइट की तरफ जा रहा है इसको बोल जाते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, और जब लेफ्ट की तरफ जाता है इसको बोलते हैं नेगेटिव मूवमेंट। और जब दो एटम एक दूसरे के आसपास पास आ जा रहे हैं, देखिए अभी तो सबका डिस्टेंस लगभग इक्वी डिस्टेंस है, हर एटम्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है, तो वहां पे कोई वेव नहीं है।
जैसे ही दो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जब एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेरफैक्शन। तो हम आपको इसका ग्राफ दिखाते हैं कि कैसे अगर ग्राफ आता है। ये देखिए, जो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देख पाए, ये एक जिगजैग मोशन है। लेट मी जूम इट। अभी हम इसको रोक देते हैं पहले तो, स्टॉप। तो अब आप देख सकते हैं, हमने ग्राफ को थोड़ा जूम आउट किया है। तो यहाँ पे ग्राफ देखिए, आपको ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। तो ये अप डाउन क्यों हो रहा है? बिकॉज ये क्या है, एक्स पोजीशन का ग्राफ है, और जब आपका ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाता है तो उसको पॉजिटिव मूवमेंट माना जाता है, मीन्स वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर वो हमेशा वापस सेंटर की तरफ आता है तो फिर से नीचे आता है, और फिर सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाता है, फिर से नीचे जाता है, और ऐसे वो फिर से वापस सेंटर की तरफ आता है। तो ऐसे वो अप डाउन मूव कर रहा है, और वही ये ग्राफ शो करता है। अब आपको ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं दिखाई देगा, बिकॉज जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे फ्रिक्शन है और भी बहुत सी चीजें हैं जो मोशन को एज इट इज नहीं रहने देती। बट ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सफिशिएंट है कि कैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किसी सिस्टम के अंदर बनते हैं जब साउंड प्रोपेगेट करता है। हम इसका आपको एक बार और फर्दर सिमुलेशन शो करके दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये पहला आता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है, ये रेयरफैक्शन बन रहा है, एटम दूर चले गए, यहाँ पे कंप्रेशन बन गया। और जब भी कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, मीन्स इस एरिया में अब प्रेशर ज़्यादा हो गया, इस एरिया में प्रेशर कम हो गया। जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एटम वहाँ पे वापस आते हैं, मीन्स ये वाला एटम इस तरफ आएगा और ये वाला एटम इस तरफ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को इस जो यहाँ पे कम प्रेशर हो गया उसको फिल करना है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये एक दूसरे को क्या, ये दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जस्ट लाइक स्प्रिंग एक्शन, कि स्प्रिंग ने आपने स्प्रिंग को दबा दिया तो स्प्रिंग रिपेल करता है, बाहर की तरफ जाता है। अगर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया तो स्प्रिंग अंदर की तरफ आता है। हमने एग्जैक्टली वही स्प्रिंग्स यूज किए हैं इस सिस्टम को मॉडल करने के लिए। अब हम अगर सेकंड फ्रेम में जाएं तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए और इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अब यहाँ पे कंप्रेशन बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे रेयरफैक्शन बनना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रॉपर एक रेयरफैक्शन रीजन बन गया है, ये कंप्रेशन रीजन बन गया, और ये कंप्रेशन रीजन बना है। अभी तक साउंड यहाँ तक प्रोपेगेट किया है। उसके बाद देखिए, अब ये कंप्रेशन यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे रेयरफैक्शन, यहाँ पे रेयरफैक्शन बन रहा है, रेयरफैक्शन बन रहा है, ये भी रेयरफैक्शन, ये प्रॉपर डेवलप हो चुका है। तो जब भी साउंड ट्रैवल होता है तो इसी फॉर्म में, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल होता है। और यहाँ पे एक आप इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जो ये एटम है ये अपनी जगह से आगे पीछे तो जाते हैं, बट एट लास्ट जब साउंड प्रॉपरली प्रोपेगेट कर जाए उसके बाद ये वहीं पे रहते हैं। उसके बाद ये मीन्स ये एटम अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते, ये वाइब्रेट करते हैं बट अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। सो इन साउंड, जब भी साउंड ट्रैवल करता है तो उसमें एटम ट्रैवल नहीं करते, एटम जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के डिस्प्लेस नहीं होते, जस्ट ट्रैवल होते हैं। तो वहाँ पे एटॉमिक मीडियम का मूवमेंट नहीं होता। तो जब भी साउंड ट्रैवल कर रहा होगा तो मीडियम मूव नहीं करेगा, मीडियम वहीं पे रहेगा, मीडियम जस्ट वाइब्रेट करता है। तो हम अपने थ्योरी की तरफ वापस जाते हैं। सो बैक टू थ्योरी अगेन। हमने ये देख लिया कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे कंप्रेशन बनता है, कैसे रेयरफैक्शन बनता है। कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, रेयरफैक्शन में प्रेशर कम होता है। तो इसके लिए हमने, जब हमारी प्रीवियस लेक्चर में जब स्टार्ट किया था तो हमने बोला था दैट जो साउंड है, साउंड कहाँ से आता है, हमारे ईयर्स से। हमारे ईयर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सिग्नल को कैप्चर करते हैं। किसको कैप्चर करते हैं? एक सिग्नल को। और वो सिग्नल किसकी फॉर्म में होता है? वेव की फॉर्म में होता है। इस वेव को हमारे ईयर्स कैप्चर करते हैं,
और कैप्चर करके माइंड को भेजते हैं और माइंड से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये साउंड से आप कैसा रिएक्ट करोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है साउंड के रिस्पेक्ट में। मीन्स अगर आपको एक किसी पर्सन का साउंड सुनाई दे रहा है तो आपका पास्ट में उस पर्सन के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करोगे। सो हमें साउंड को समझने के लिए पहले ये वेव को समझना पड़ेगा कि वेव क्या है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेव। व्हाट इज वेव? वेव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी है वो किसी भी वे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोला जाता है? वेव बोला जाता है। इसके हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं या हमें जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव। स्पेलिंग्स माइट बी रॉन्ग, आप स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, बट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस लॉन्गिट्यूडनल वेव, देन वी विल डिस्कस ट्रांसवर्स वेव, और हम इनको जस्ट एक ब्रीफ में स्टडी करेंगे बिकॉज हमको जस्ट इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमको इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर आवर करंट सिलेबस ऑफ 9th क्लास। इसको हम बेटर वे में और हायर लेवल पे हायर क्लासेस में आगे स्टडी करेंगे। सो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव से स्टार्ट करते हैं। हमने जो हमारा लास्ट एक सिमुलेशन देखा था, वो जो एग्जांपल देखा था एटम्स का, हम उसी से कुछ एटम्स को ले रहे हैं जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे लास्ट एग्जांपल में एटम्स ऐसे थे और जब वो एक दूसरे के पास आ रहे थे तो साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। क्या हो रहा था कि जैसे ये दो एटम, ये वाली लेयर आगे जाती है इस लेयर के पास, तो कुछ ऐसा फिनोमेना बनता है। ओके, तो यहां से साउंड यहां पे ट्रेवल करता है, फिर ये वाली लेयर इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, ऐसे साउंड ट्रेवल करता है। तो साउंड की मूवमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट डायरेक्शन में हो रही है। और यहाँ पे जो एटम्स हैं वो एटम्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? वो पहले आगे जाता है फिर वो पीछे आता है। मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो साउंड की मूवमेंट है वो भी राइट डायरेक्शन में है, और जो एटम की मूवमेंट है वो भी या तो राइट में है या राइट के बिल्कुल अपोजिट मीन्स लेफ्ट में है। मीन्स या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो यही डेफिनेशन होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? व्हेन particles of medium vibrate in or against the direction of motion of wave, such type of wave is called longitudinal wave. Let me explain it again. पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या होंगे? ये जो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है इनको बोला जाता है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, और
ये चीज भी आप एक बेसिक अंडरस्टैंड कर लीजिए दैट अगर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ना हो, अगर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ना हो तो कोई ट्रैवल नहीं होगा, तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। इन शॉर्ट, अगर वैक्यूम है हमारे पास, वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती, तो वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो मून पे या स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करता। हाँ, मीडियम चेंज हो जाए, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर साउंड ट्रैवल करेगा, रिस्पेक्टिव उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर ईजिली हो जाता है। वेव क्या है? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। तो जब वेव चलेगी तो एनर्जी भी प्रोपेगेट करेगी, वेव के साथ एनर्जी भी प्रोपेगेट करती है। तो मीडियम उस एनर्जी को जितना बेटर वे में प्रोपेगेट करवा सकता है, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे स्पीड हो जाएगी वेव की। तो जो एयर के कंपैरेटिवली वाटर है, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं, ज़्यादा पास होने की वजह से वो एनर्जी को ईजिली ट्रांसफर कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पे साउंड की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप कोई मेटल लेंगे, जैसे स्टील है या आयरन है, आयरन रोड है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं स्टील के या आयरन के, वो और भी ज़्यादा पास है, तो वहाँ पे स्पीड और भी ज़्यादा हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये हमारे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, जिस मीडियम के पार्टिकल्स हैं जिससे वेव को प्रोपेगेट करना है। यहाँ पे जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है या राइट डायरेक्शन है, और जो पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं मीडियम के, वो भी टू एंड फ्रो और राइट डायरेक्शन में ही ऑसिलेट होते हैं। मीन्स ये पार्टिकल आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर बैक जाता है, फिर से अपनी सेंटर पोजीशन पे वापस आ जाता है। मीन्स ये अपनी सेंटर पोजीशन के अराउंड ही ऑसिलेट करता रहता है। और ये ऑसिलेशन है, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स में ही होती है। मीन्स जो हमारी डायरेक्शन थी मोशन की, वेव का जो मोशन है, उस डायरेक्शन के या तो पैरेलल है, जब पॉजिटिव में जा रहा है, और जब नेगेटिव में जा रहा है तो उसके एंटी पैरेलल है। तो जब ऐसे टाइप से मोशन हो कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, तो इस टाइप की जो वेव है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका एग्जाम्पल होता है व्हाट? साउंड। जो हमारी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जाम्पल है। और इसके लिए क्या है? मीडियम कंपलसरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती, और इसलिए साउंड के लिए भी मीडियम का होना कंपलसरी है। अगर आप मून पे जाओगे और समहाउ आपको क्वेश्चन आता है कि मून पे अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो तो क्या आप वहां पे बात कर सकते हो? तो आंसर इज नो, बिकॉज वहां पे कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू आप अपने वॉइस को कम्युनिकेट करवा सको। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सपोज कीजिए ये आप हैं और ये मून पे कोई आपका दूसरा फ्रेंड है, तो अगर आप वहां पे ओपन एरिया में हो तो वहां पे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बट सपोज कीजिए आप वहां पे एक चैम्बर बना लेते हो और इस चैम्बर के अंदर आप एयर फिल कर लेते हो, तो आप वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मीडियम आ जाएगा। और आप ऐसा कर सकते हो कि आपने कोई सूट पहना हुआ है, ऐसे आपने कोई सूट पहन लिया है, स्पेस सूट बोलते हैं जैसे एस्ट्रोनॉट जो पहनते हैं, और इस स्पेस सूट के अंदर एयर भरी हुई है जो कि नॉर्मल होती है, मीन्स हेड के पास रेस्पिरेशन के लिए। और फिर आप वहां से साउंड को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकली इस दूसरे पर्सन के सूट तक भेजते हो, और फिर वो सूट के अंदर कम्युनिकेट होता है। वो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। बट नॉर्मल जैसे हम ह्यूमंस बीइंग अर्थ पे कम्युनिकेट करते हैं नॉर्मली, ऐसा कम्युनिकेशन मून पे या स्पेस में जहां पे वैक्यूम होता है वहां पे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं ट्रांसवर्स वेव पे। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, नंबर वन, दे डोंट डिपेंड ऑन मीडियम।
इनको मीडियम चाहिए ही नहीं। एंड नंबर 2, vibrations of these waves are perpendicular to direction of motion। अगर आपको उसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे लिखेंगे? ट्रांसवर्स वेव को आप कैसे डिफाइन करेंगे? These are the type of waves in which wave oscillates or wave particles oscillates perpendicular to direction of motion of wave। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल थी उसमें आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे मीडियम वाइब्रेट करता था। जैसे यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते थे और वेव ट्रेवल करती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ट्रांसवर्स वेव के केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है कि जो वेव है वो वेव किससे बनी हुई है? फील्ड से बनी हुई है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में, अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा हो, जहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी और हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। हर फोर्स है, कोई भी फोर्स हो, फोर्स के साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होती है जिसकी वजह से फोर्स आता है। तो जो फील्ड होती है ट्रांसवर्स वेव में, ये फील्ड्स वाइब्रेट करती है। जैसे हमारे पास जो लाइट है, अगर हम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करें, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जो हमारे पास लाइट है, जो जिसको हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं, ये हमारे पास दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर यहाँ पे वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, मीन्स राइट की तरफ मूव कर रही है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे वाइब्रेट करेगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जेड डायरेक्शन में बढ़ती है, मीन्स मूव करती है जेड डायरेक्शन में, जो कि एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। फिर माइनस जेड में, फिर से जेड में, फिर से माइनस जेड में। तो ये हमेशा एक्स के परपेंडिकुलर रहती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले जाती है प्लस वाई में, फिर जाती है माइनस वाई में, फिर से प्लस वाई में, फिर से माइनस वाई में, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। और ये इधर साथ में आएगा टाइम, बिकॉज ये सेपरेशन टाइम से ही शो हो पाती है। सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। अभी आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है कि ये ओसिलेशन एक्चुअली कैसे होती हैं। आपको बस जस्ट इतना समझना है कि अगर ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है तो उसका मीनिंग ये है दैट कि जो ओसिलेशंस है वो कहाँ पे है? ट्रांसवर्स वेव में ओसिलेशन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वहाँ पे ओसिलेशन क्या है? पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ ओसिलेशंस के। तो आप इनको ऐसे सम अप कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं, हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, वेव ओसिलेशंस, एंड यहाँ पे हम डालते हैं एग्जाम्पल। तो जो हमारी पहली वेव होगी
वो है लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे ऑसिलेशंस होती हैं पैरेलल, और इसका एग्जांपल है साउंड। और पैरेलल किसके? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ओके। और हमारा जो सेकंड है, इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो ऑसिलेशन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। और इसका एग्जांपल है लाइट। ओके। और ये हमने आपको पहले ही कवर करवा दिया है दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल, जो मीडियम ऑफ पार्टिकल के मीडियम है वो ट्रैवल नहीं करते, वेव ट्रैवल करती है। पार्टिकल के मीडियम जस्ट ओसिलेट करते हैं आगे पीछे, वो वेव के साथ ट्रैवल नहीं करते। और ट्रांसवर्स वेव में तो मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जैसे जो लाइट है, जब वो सन से अर्थ तक पहुंचती है तो सन से अर्थ तक बीच में सारा वैक्यूम है, तो वहाँ पे जो लाइट है विदाउट मीडियम के प्रोपेगेट करती है, बिकॉज वो फील्ड से बनी हुई है, और फील्ड को ट्रैवल करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फील्ड इटसेल्फ मीडियम को प्रोड्यूस करती है। अब ये चीज़ आप हायर क्लासेस में जाके अंडरस्टैंड करेंगे, बट फॉर राइट नाउ, अभी के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल स्पेलिंग शायद हम पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ओसिलेशंस होंगी, किसकी? मीडियम की ओसिलेशन होंगी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। एग्जांपल है साउंड। जो ट्रांसवर्स वेव है वहां पे मीडियम होता है नहीं, सिर्फ फील्ड्स होती है, और वो फील्ड भी क्या करती है? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। और एग्जांपल है लाइट। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल वाइब्रेशंस, ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। आप इतना कवर करें, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने वेव्स के टाइप्स तो पढ़ लिए, अब हम वेव्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई वेव है और आपको उसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए भी आपको कुछ टर्म्स की जरूरत होती है, सो दैट आप वेव को प्रॉपरली डिफाइन कर सकें। सो हम अभी वही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। कि वेव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। मींस हम ऐसे ग्राफ्स बनाएंगे नॉर्मली हमेशा। यहाँ पे ये y होगा और ये x होगा, इस पे हम अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे, और नॉर्मली वेव्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोई वेव है, यहाँ पे इन नॉर्मल होता है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे होता है टाइम। जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ घटता बढ़ता रहता है, और ये एक सिंपल बेसिक वेव की रिप्रेजेंटेशन है। जो ये इसको पॉजिटिव पार्ट बोला जाता है, इसको नेगेटिव पार्ट बोला जाता है। इसको फिर से पॉजिटिव, ये फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला जिसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है क्रस्ट। जो नेगेटिव पार्ट है, जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है ट्रफ। सॉरी, इसको बोला जाता है ट्रफ। तो पॉजिटिव पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। हाइट ऑफ क्रस्ट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, और डेप्थ ऑफ क्रस्ट को भी एम्पलीट्यूड ही बोला जाता है। मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है।
अगर ये 5 है तो ये -5 होगा, जस्ट साइन का चेंज होता है। तो अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव उसको आप डिफाइन कर सकते हो एज हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये दोनों इक्वल होते हैं और एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव मान के चला जाता है। तो अगर आप नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं तो उससे नेगेटिव साइन को हटा देंगे। ओके, उसके बाद आता है टाइम पीरियड, कि वेव का टाइम पीरियड कितना है। तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। और वन साइकिल क्या होती है, वन साइकिल होती है वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। तो यहाँ पे जो ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे वन साइकिल क्या है, साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वन क्रस्ट कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पे जाके वन ट्रफ कंप्लीट होता है। तो ये आपकी कंप्लीट एक वेव हो गई यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद ये सेकंड वेव स्टार्ट होती है, ये फिर से एक क्रस्ट आता है और ये फिर से एक ट्रफ आता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है वेव का। अब इसी से रिलेटेड टर्म आती है फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड से ही रिलेटेड होती है। So frequency defined as number of complete cycles by wave in a second, means एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या बोला जाता है, एक कंप्लीट साइकिल बोला जाता है। तो ऐसी कितनी साइकिल वेव्स एक सेकंड में कंप्लीट करती है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप पहले टाइम पीरियड निकालो, आपने टाइम पीरियड निकाल दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जस्ट 1/, टाइम पीरियड, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये एक साइकिल का टाइम पीरियड है। तो आप इसका इन्वर्स कर दो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल होता है न्यू। ये आप ऐसे वी लिखते हैं तो इस वी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल होता है। और ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको यही यूज करना होगा नॉर्मली। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी यूज होता है, एम्पलीट्यूड के लिए स्मॉल ए या कैपिटल ए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू यूज होता है। अब आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जस्ट क्या है, ये भी साइकिल से रिलेटेड है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। साइकिल हम फिर से डिफाइन करते हैं, साइकिल क्या था, एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों को जोड़ के एक साइकिल बनता है। तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ है, अगर आप इसको मीटर में मेजर करें तो इस लेंथ को बोला जाता है वेव लेंथ। एक वेव के लिए जो लेंथ होगा उसको बोला जाएगा वेव लेंथ। और यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। वेवलेंथ की आपको कहीं और डेफिनेशन भी मिल सकती है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रफ टू वन क्रस्ट टू सेकंड क्रस्ट। एक क्रस्ट के टॉप पॉइंट से दूसरे क्रस्ट के टॉप पॉइंट तक भी वेवलेंथ होती है, और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक, ट्रफ के टॉप पॉइंट भी वेवलेंथ ही माना जाता है। ये दोनों
तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं। अगर आप इसको बोले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू आएगा, यहाँ पे हम इसको डी और ई देते हैं और इसको एफ और जी देते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू एफ जी। ये तीनों लेंथ्स इक्वल होती हैं ऑलवेज। सो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज वेवलेंथ, और इसका सिंबल होता है लैम्डा, और ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको ऐसे ही यूज करना है। और अब आता है स्पीड। स्पीड होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको स्पीड बोला जाता है या वेलोसिटी बोल दिया जाता है, और इसके लिए सिंबल यूज होता है v। तो आपको यहाँ पे v और न्यू की नोटेशन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो आपको इस नोटेशन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सो दैट आप इनको मिक्स ना कर दो। अभी आते हैं हम रिलेशंस पे। तो जो हमारा पहला रिलेशन है वो किस किस के बीच में है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल है हमारे पास न्यू, वेवलेंथ के लिए सिंबल है लैम्डा, और वेलोसिटी के लिए सिंबल है v। सो रिलेशन इज दैट velocity is equal to frequency time wavelength. So velocity is v equals to nu times lambda। और जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको सिंबल को प्रोनाउंस कैसे करना है, आप इसको न्यू बोलते हो ऐसे, न्यू। ओके। एंड फ्रीक्वेंसी की एक और प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद मीडियम। इसका मीनिंग क्या है आपको नेक्स्ट क्लासेस में, हम हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उनमें समझाएंगे कि जब साउंड, सपोज कि जब हम बोल रहे हैं और हमारे सामने वाटर ऑफ जग है, जग ऑफ वाटर है, सॉरी, सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, ये यहाँ पे स्पीक कर रहा है और ये साउंड वेव्स को ऐसे एमिट कर रहा है, ये साउंड वेव्स जा रही है इससे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा वो रखा है वाटर बॉक्स, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये साउंड वेव्स इसके अंदर भी जाएंगी। तो जब साउंड वेव्स अपना मीडियम चेंज करती है, यहाँ पे साउंड वेव्स एयर के अंदर थी और यहाँ पे वाटर के अंदर है, तो इनकी एक ही प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती, दैट इज फ्रीक्वेंसी। पानी के अंदर जाने पे उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है। ये मीनिंग है फ्रीक्वेंसी चेंज ना होने का। सो बैक टू रिलेशन। रिलेशन इज वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी वैलिड है, ट्रांसवर्स वेव, दोनों के लिए वैलिड है। जो रिलेशंस हम पढ़ेंगे सभी के लिए वैलिड रहते हैं। उसके बाद एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। हमने एम्पलीट्यूड देखा था, एम्पलीट्यूड क्या था? हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, और एक होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है किसी भी साउंड वेव के लिए, कि वो आपके ईयर्स पे कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। और एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड है? वेव से रिलेटेड है। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में
स्क्वायर का डिफरेंस होता है, मीन्स जो इंटेंसिटी होती है इज इक्वल टू, और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू होती है इन एक्चुअल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मीन्स इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सपोज कीजिए आपके पास दो वेव है। पहली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है 2 का, और एक आपके पास सेकंड वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है 4 का। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके ईयर्स है जो इसके लिए कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, सपोज इसके लिए वो एक्स सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स आपको इसकी इंटेंसिटी एक्स सुनाई देती है आपके कान्स में, इसकी लाउडनेस एक्स है। इंटेंसिटी को आप लाउडनेस से भी रिलेट कर सकते हो। तो इसके लिए कितनी होगी वो इंटेंसिटी? तो अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो वो जो इंटेंसिटी और जो लाउडनेस है वो भी डबल होनी चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। इन एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे जो x है इसके लिए जो इंटेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 4, बिकॉज इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और यहाँ पे जो x होगा, सपोज x डैश इज इक्वल टू 16। तो अगर आप दोनों का रिलेशन निकालते हो x डैश बाय x इक्वल टू 4 टाइम्स, ना कि 2 टाइम्स। तो मीन्स ये वाला साउंड 4 टाइम्स लाउड होगा आपके ईयर्स के लिए एज कंपेयर टू दिस साउंड। सो जब आप स्पीकर में वॉल्यूम बढ़ाते हो, इन एक्चुअली वहां पे साउंड तो लीनियरली बढ़ रहा है, बट एम्पलीट्यूड है जो वेव का वो लीनियरली नहीं बढ़ता, वो ऐसे डिक्रीजिंगली बढ़ता है। और आप ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी वेव का आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो उसकी इंटेंसिटी या उसकी लाउडनेस कंपेरेटिवली ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, लीनियरली नहीं बढ़ती, स्क्वायर रेट से बढ़ती है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, लाइक दिस। मीन्स लाउडनेस ज़्यादा रेट से बढ़ेगी एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड। उसके बाद आता है पिच एंड फ्रीक्वेंसी। जो पिच होती है एज ए नॉर्मल पर्सन वो आपको साउंड की हैवीनेस शो करती है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल लोअर द पिच heavier is the sound, higher the pitch तो साउंड क्या हो जाएगा, लेस हैवियर, और मोर आप उसको बोल सकते हो मोर इरिटेटिंग। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। सो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस में जो मेल होते हैं उनका जो साउंड होता है वो लो पिच होता है, इसलिए आपको थोड़ा हैवी लगता है। और जो फीमेल होते हैं उनका साउंड होता है हाई पिच, इसलिए वो साउंड थोड़ा तेज आपको फील होता है। ओके। और ये पिच फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे पिच भी बढ़ती है। मींस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पिच। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। इसका स्पीकर्स में अगर एग्जांपल देखें तो जो स्पीकर्स के अंदर बेस का ऑप्शन होता है, जो हैवी बेस स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मींस लो पिच साउंड। और जो ट्रेबल होता है साउंड सिस्टम के अंदर, जो ट्रेबल होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है।
और वो हाई पिच होता है। सो इस लेक्चर में हमने एक सिमुलेशन देखा साउंड ट्रैवल करने के लिए, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेव्स को पढ़ा, उसके बाद हमने वेव्स के कुछ बेसिक जो बेसिक रिलेटेड टर्म्स हैं वो पढ़े और उनके बीच के कुछ रिलेशंस पढ़े। होपफुली इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हुई होगी। एंड एज यूजुअल, if this video adds some values to your knowledge, then please consider liking, share and subscribe. Thank you। और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।